चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एमए द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में बात करते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में गोदान, राग दरबारी ये उपन्यास आपके कोर्स में चल रहे हैं। गोदान जो कि प्रेमचंद के द्वारा रचित है और राग दरबारी जो कि श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा रचित है। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं जो आपका प्रश्न पत्र है उसका अंक विभाजन, यानी आपके 4 लघु उत्तरीय प्रश्न आने वाले हैं जो कि 7 नंबर के होंगे। कुल मिलाकर 7 नंबर के लघु प्रश्न में 4 होंगे तो आपके 28 नंबर के हो गए। इसके साथ ही आपके दीर्घ प्रश्न होंगे 3 दीर्घ प्रश्न में 14 नंबर के आपके दीर्घ प्रश्न होंगे, जिसमें कि आपकी व्याख्या वाला भाग कंपलसरी होगा, वो भी एक प्रश्न के रूप में माना जाएगा। और इस तरह से अगर जोड़ा जाए तो आपके 70 नंबर का यह विभाजन हो रहा है। आप लोग जरा सा भी विचलित मत होइए कि कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने प्रश्न करने हैं। अब सीधे सीधे हिसाब लगा के चला करिए कि अंक विभाजन के आधार पर कितने नंबर का कौन सा प्रश्न है और कितने करने हैं, उस हिसाब से जोड़ लीजिए। और तो जो है आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह तो हुई अंक विभाजन को लेकर के बात। अब बात करते हैं हम गोदान उपन्यास के। एक प्रश्न अक्सर आता है कि गोदान उपन्यास आदर्शवादी है या यथार्थवादी। आइए इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्रेमचंद आदर्शवादी थे या यथार्थवादी। इस पर शुरू से ही विवाद रहा है और अनेक प्रकार से इस विषय पर चर्चा भी होती रहती है। अब यह प्रश्न अकादमिक ही रह गया क्योंकि प्रेमचंद जी के उपन्यास की सर्जना प्रक्रिया से यह प्रमाणित हो चुका है कि वे समय की नब्ज को पहचान कर उसके साथ साथ चलते रहे हैं। अंत में उन्होंने युग चेतना के अनुरूप ही आदर्शों के आवरण को उतार कर भी फेंका था और जीवन तथा उसके पर्यावरणों को यथार्थ दृष्टियों से साथ ही यह भी प्रमाणित करने का सफल प्रयत्न किया है कि आज के अनवरत बदलते हुए युग आयाम में कोई भी व्यक्ति आदर्शों को छोड़कर या मात्र संभावित सत्यों का ढिंढोरा पीटकर जीवित नहीं रह सकता। आज मानव की नियति यथार्थ को पहचान कर चलने और जीने में ही है। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहा जाता है। अपने संबंध में आदर्श और यथार्थ का विवाद देख सुनकर प्रेमचंद जी ने स्वयं भी अपने बारे में आदर्शोन्मुख यथार्थवादी होने की बात कही थी, पर उनके विद्वानों को इस कथन पर आपत्ति है। उनका विचार है कि आदर्शवादी और यथार्थवादी होना 2 अलग अलग बातें हैं, 2 विभिन्न शिल्पगत प्रक्रियाएं हैं। अतः किसी एक ही सर्जना या सर्जक में इन दोनों का एक स्थान पर अपने संबंध में प्रेमचंद जी ने कहा है कि यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, हमारी विषमताओं और हमारी क्रूरताओं का नग्न चित्र होता है और इस तरह यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको अपने चारों तरफ बुराई ही नजर आने लगती है। पर जब चारों तरफ का परिवेश ही वैसा हो तो प्रेमचंद जी भी उससे कैसे आंखें मूंद सकते थे। अपनी अन्यतम सर्जना गोदान में निराशावादी होने के भय से वे समूचे ग्राम परिवेश और विशेषतः होरी के घिनौने यथार्थ से कहाँ आंखें मूंद पाए हैं। क्या होरी अपने अच्छे बुरे समूचे परिवेश को लेकर हमारे सामने नहीं आया? निश्चय ही होरी अपना परिवेश ऐसा विषमताओं, दुर्बलताओं और क्रूरताओं का एक नग्न चित्र है जो निराशाओं को जन्म दे सकता है, पर अंधेरी रात के बाद उज्ज्वल सूर्योदय के समान निराशा के सघन कुहासे को चीरकर आशा का प्रकाश जगमगा सकता है। क्या इसी ओर से वे हमारा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते? मेहता और मालती की प्रक्रियाएं भी क्या यही संकेत नहीं देती? होरी का करुण अवसान वास्तव में एक कारुणिक व्यवस्था का अवसान है, जिसके बाद एक नथ्य एवं इच्छित व्यवस्था ने जन्म लिया। उसके जन्म के बिना कोई
चारा ही नहीं, यह बात प्रेमचंद जी भी जानते हैं और हम सब भी। अतः जिस व्यवस्था से होरी का अवसान हुआ वह तो गोदान का यथार्थ है। जिस व्यवस्था ने जन्म लेना है उसे हम गोदान का आदर्श कह सकते हैं। हम सबका भी वही आदर्श हो सकता है। अपने आदर्शवादी और यथार्थवादी होने के अन्यत्र सफाई देते हुए प्रेमचंद जी कहते हैं कि मैं यथार्थवादी नहीं हूँ। कहानी में वस्तु ज्यों की त्यों रखी जाए तो वह जीवन चरित्र हो जाएगी। शिल्पकार की तरह साहित्यकार का यथार्थवादी होना आवश्यक नहीं, वह हो भी नहीं सकता। साहित्य की सृष्टि मानव संप्रदाय को आगे बढ़ाने उठाने के वास्ते होती है। आदर्श अवश्य हो पर यथार्थ और स्वाभाविकता के प्रतिकूल न हो। उसी तरह यथार्थवादी भी आदर्श को न भूले तो श्रेष्ठ है। कोई कलाकार या तो यथार्थवादी हो सकता है या आदर्शवादी ही। ये दोनों परस्पर विरोधी विचारधाराएं, कला शैलियाँ हैं। इनका मिश्रण किसी एक रचना से संभव नहीं। साहित्यिक निर्माण में यथोन्मुख आदर्शवाद या आदर्शोन्मुख यथार्थवाद नाम की कोई वस्तु नहीं हो सकती। आदर्श और यथार्थ को मिलाने वाला कोई पृथकवाद नहीं है। यह तर्कसंगत प्रतीत होता है क्योंकि दो परस्पर विरोधी जीवन दर्शनों और कला परिपाटियों में एकत्व की कल्पना ही कैसे की जा सकती है। आदर्श और यथार्थ साथ रह सकते हैं, यह बात हम अपने नम्र विचारों के अनुसार कह सकते हैं, पर हम दोनों की कला शैलियाँ ये नहीं मानती हैं। अगर बात करें हम आचार्य नंदलाल वाजपेयी की, तो उनके समान ही आदर्श और यथार्थ को परस्पर विरोधी बताकर डॉक्टर नगेंद्र भी कहते हैं कि आदर्श और यथार्थवाद में मूल विरोध है। पहले का आधार भागवत दृष्टिकोण है और दूसरे के लिए वस्तुगत दृष्टिकोण अनिवार्य है। आदर्शवादी यथार्थवादी नहीं होगा, उसके लिए रोमानी होना सहज है, परंतु यह भी अनिवार्य नहीं। कितनी दयनीय एवं करुणोज्ज्वल स्थिति है एक किसान की। होरी गाय का पालन करने के लिए स्वभावतः लालायित होता है। किसी प्रकार बेचारा गाय प्राप्त भी कर लेता है, वह भी भोला को ब्याह कराकर देने का आश्वासन देकर। ग्राम प्रवेश से तनिक भी संबंधित और परिचित लोग इस प्रकार के समझौतों को अयथार्थ नहीं कह सकते। इस प्रकार होरी गाय अपने द्वार पर ले भी आता है, पर वही उसकी आगामी समस्त आपदाओं का कारण बन जाती है। आपदाएं सहकर भी वह गाय को नहीं रख पाता। वह गाय पालन की ललक से अपना सारा परिवार भी अस्त व्यस्त हो जाता है। यह क्रमशः विघटित होते हुए एक सुतली काटने और टोकरी ढोने वाला मजदूर मात्र बनकर रह गया है। वहीं होरी के विपरीत उसकी पत्नी मानवी तो है, वह जीवन के यथार्थ के भी अधिक निकट है। वह अपने पति होरी को बार बार रोकती टोकती भी है, पर इस साध्वी के यथार्थ को न पहचान कर इसे ही अक्सर पीट पीट कर चुप करा दिया जाता है। यह भी भारतीय कृषक संस्कृति की एक यथार्थ नियति है। धनिया गांव के उन पंजों और उनके विधानों को राक्षसी और अनैतिक मानती है जो दुर्बल को और भी अधिक दुर्बल बनाना चाहते हैं। इसी कारण अपने परिवार और अस्तित्व की रक्षा के लिए पंचायत बिरादरी के ढकोसलों को तोड़ फेंकने की प्रेरणा देती है, पर व्यवस्था दोष के कारण सफल नहीं हो पाती। उसकी असफलता एक कटु यथार्थ है। धनिया के यथार्थ के साथ होरी के यथार्थ के मेल न खाने पर भी यथार्थ की पराजय तो दिखाई ही गई है। आदर्शों को भी पूर्णतः ध्वस्त होते हुए चित्रित किया गया है, क्योंकि प्रेमचंद मानव जीवन से सद्वृत्तियों का विकास अभिष्ट स्वीकारते हैं। स्पष्टतः गोदान से उनकी आंतरिक वृत्ति यथार्थवादी है। उन्होंने जमींदारों के अत्याचारों के साथ साथ आर्थिक शोषणों की भी पूरी भयानकता के साथ यथार्थ चित्रण किया है। गोदान में उन्होंने यदि कहा जाए तो एक तरह से ये उनकी कलात्मक त्रुटि को भी दूर किया है, साहस के साथ अपने साहित्यिक विश्वास को व्यवहार में परिणत किया है। तो इस तरह से स्पष्ट यदि हम कहें तो गोदान में प्रेमचंद ने किसी आदर्श प्राप्ति के लिए होरी की यथार्थ नियति को तोड़ मरोड़ प्रस्तुत नहीं किया। यहाँ चरित्र चित्रण आदि तो यथार्थ है ही, संवाद योजना तक भी यथार्थ के अति निकट है। वातावरण भी पूर्णतः यथार्थ है। इस पर भी हम कह सकते हैं कि निष्कर्षता यदि हम कहें तो गोदान में जो कुछ भी है वो प्रत्यक्षता व्यवहारिक और यथार्थ है। व्यवस्था दोष के कारण आदर्श की मृत्यु भी गोदान का अंतिम सत्य है।
तो इस तरह से हमने जो चर्चा की वो चर्चा हमारी थी कि गोदान आदर्शवादी उपन्यास है या फिर यथार्थवादी।